हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस स्टडीज। तो जैसे वी हैव प्रॉमिस कि करा था आपको कि 2021 से 2009 तक जितने भी आपके सीएपीएफ एग्जाम में ग्रामर से जो क्वेश्चन आए वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, राइट। तो आज का हमारा एजेंडा है 2021 में जो क्वेश्चन आए थे वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। और सीएपीएफ में ग्रामर आपकी 25 मार्क्स की आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एटलीस्ट 18 to 19 मार्क्स आपके सीएपीएफ में आने चाहिए इस ग्रामर पोर्शन से, तभी आप मेरिट लिस्ट में बहुत ऊपर तक जाएंगे। अदरवाइज आपके 10 या 8 नंबर कुछ आ रहे हैं तो आप मेरिट लिस्ट से बाहर भी हो सकते हैं और या फिर लास्ट में आएंगे बिल्कुल। तो ग्रामर जो है पार्ट है वो स्कोरिंग है, और इसमें कुछ ही टॉपिक आपको प्रिपेयर करने हैं। कौन कौन से वो टॉपिक हैं, जैसे मैं आपको टॉपिक बता दूं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला है एक्टिव टू पैसिव सेंटेंसेस, दूसरा है डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, तीसरा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, जिसमें आपसे पूछा जाता है कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस चेंज करना है या फिर कॉम्प्लेक्स टू सिंपल सेंटेंस, राइट। और जैसे कॉम्प्लेक्स टू कंपाउंड सेंटेंस भी चेंज करने के लिए आपसे पूछते हैं। और चौथा है जो टॉपिक है आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीएपीएफ के अंदर, वो है आपका कंडीशनल सेंटेंसेस से आता है, जिसमें आपको एक कंडीशन दी जाती है, उस कंडीशन को फुलफिल करते हुए आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना होता है, राइट। पांचवा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका सीएपीएफ में वो है इन्वर्जन ऑफ वर्ब एंड सब्जेक्ट। इन्वर्जन ऑफ सर वर्ब एंड, दोबारा बोल सकते हैं? यस यू विल गेट द रिकॉर्डिंग, राइट। कुछ विल गेट द रिकॉर्डिंग, वहां से भी आप देख लेंगे। तो ओके। आई वांट टू मेक दिस वीडियो वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प, जिससे आपको 15-20 मिनट में पूरा रिवाइज हो जाए। तो यूट्यूब पे अभी क्लास द बैंड होगी, ये अपलोड हो जाएगी, वहां से आप देख लीजिएगा, और मैं ग्रुप पे फॉरवर्ड कर दूंगा कुछ आपको ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो एक बार मैं वैसे ही आपको नरेट कर देता हूँ कि एक्टिव टू पैसिव सेंटेंस इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट सेंटेंस या फिर इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट सेंटेंस। तीसरा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के अंदर दे आर सब कैटेगरीज। सब कैटेगरीज कैसे, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स आपसे पूछ लेगा, या फिर कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, या फिर दो सिंपल सेंटेंसेस को कॉम्प्लेक्स में पूछ लेगा, या फिर कंपाउंड सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में पूछ लेगा, फिर कॉम्प्लेक्स को कंपाउंड में। तो ये चार कैटेगरी हैं आपकी जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस होता है। नेक्स्ट है आपका कंडीशनल सेंटेंसेस, जिसमें कंडीशनल सेंटेंसेस मैंने आपको बोला कि कंडीशनल एक कंडीशन पुट की जाती है, उस कंडीशन को देखते हुए आपको क्या करना है, सेंटेंस का कंप्लीशन करना है। तो कंडीशनल तीन टाइप के होते हैं, ओपन कंडीशनल, क्लोज कंडीशनल एंड सेमी क्लोज कंडीशनल। तीनों टाइप हमने ऑलरेडी डिस्कस की है, सेपरेट वीडियो भी बना चुके हैं। बट अभी क्या है, हम ईयर वाइज इसको सोल्व करेंगे, हर एक क्वेश्चन को ईयर वाइज 2021 में जो क्वेश्चन आए थे। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग अगर ऑन एन एवरेज देखे तो अभी तक ये लगा लीजिए आपका एक साल में एक क्वेश्चन टैग आ ही जाता है। ऑन एन एवरेज एक साल में दो भी आए हैं, तो मैं एवरेज निकालू तो एक क्वेश्चन बनता है आपका क्वेश्चन टैग से। और सबसे इंपॉर्टेंट सीएपीएफ ग्रामर में क्वेश्चन टैग ही है। उसके बाद प्रेपोजिशंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रेपोजिशन आपको कहाँ मिलेगी, एरर फाइंडिंग में मिलेगी आपको, वहां पे प्रेपोजिशन के सबसे ज्यादा एरर मिलते हैं। उसके बाद प्रोनाउन, प्रोनाउन का एरर आपको कहाँ मिलेगा, जो आपको एरर फाइंडिंग वाले में, उससे बाहर प्रोनाउन का कहीं यूज नहीं होता। और जो दो और चीजें रहेगी वो है कि फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब आपकी आती है 5 फ्रेजल वर्ब्स, राइट। तो 5 या 6 फ्रेजल वर्ब आती है आपकी, वो आपको प्रिपेयर करनी है। और उसमें ज्यादा ध्यान नहीं लगाना, जो एप्लीकेशन पे अपलोड है सिर्फ उसको कर लीजिए आप, दैट इज मोर देन एनफ। एंड 10th इज वोकेबलरी। कुछ एक आपको 5 वर्ड दिए जाते हैं, उसको मीनिंगफुल सेंटेंस में आपको कन्वर्ट करना होता है, राइट। तो मीनिंगफुल सेंटेंस का मतलब ये नहीं है सिंपल। हेलो। यस खुश। सर कुछ दिन मतलब 2-3 साल से वोकेबलरी तो कभी पेपर में आ ही नहीं रहा है, तो इसको प्रिपेयर करना जरूरी है। देखो मतलब हमेशा 2019 स्पेशल में तो वर्ड आया ज्यादा था, आते 2019 में आया था वोकेबलरी। और हैं। ओके। 2020 अभी देख लेते हैं, 21 और 20 में आया था नहीं, लेकिन 2019 में जरूर आया था वोकेबलरी, 18 में भी आया था, 17 में भी, 15 में भी। तो यूपीएससी का ऐसा कोई सेट पैटर्न नहीं है, कभी उसका मन करता है तो फ्रेजल वर्ब दे देता है, कभी वोकेबलरी देता है, दोनों चीजों में से स्विच करता है वो, है ना। तो जब भी बोलते हैं उसको अनप्रडिक्टेबल है, तो बिल्कुल छोड़ना नहीं सर है। आप हम्म। सर आप वोकेबलरी हाँ क्या बोल रहे थे, कुछ रिपीट करोगे। तो सर वोकेबलरी ना वीक है, इस कारण से बहुत सारे वर्ड्स होते हैं ना, अगर 5 वर्ड्स हैं तो उसमें एक या दो ही होते हैं जो पता होते हैं, सारे ठीक है। पता नहीं होते। तो आप तो ऐसा कुछ मतलब प्रेडिक्टेबल बता सकते हैं? प्रेडिक्टेबल, चलो मैं कोशिश करूंगा, कोशिश क्या, मैं आपको दे ही दूंगा प्रेडिक्टेबल, बट ये नहीं, श्योर नहीं है कि उसमें से आ जाएगा, ये मैं गारंटी नहीं लेता, नेवर एवर, क्योंकि यूपीएससी में कभी भी ओके जो आप देंगे हाँ। वो नहीं हो सकेगा। बट ये है ओके। प्रेडिक्टेबल, मैं आपको बता दूंगा, जो प्रीवियस ईयर रिपीट हुए हैं वो चीजें आपको मिल जाएगी, दैट आई प्रोमिस। पर ये नहीं कि एग्जाम में हिट ओके। करेगा, पर कोशिश रहेगी कि उस तरह के आ ही जाएं, बट डायरेक्ट हिट होने के चांसेस कम ही है, क्योंकि वो वोकेबलरी है, और ओके वोकेबलरी का सर। कोई अंत नहीं है, आपको पता है ना।
तो फर्स्ट क्वेश्चन यस देखते सर। हैं, आप इसमें आप क्वेश्चन अपने आप भी मुझे बता सकते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट के फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रीराइट द सेंटेंसेस, जो भी हम बता रहे थे, एक्टिव टू पैसिव कन्वर्जन। देखिए पहला सेंटेंस दिया, द फ्लावर्स राणा गेव टू मीना हैव विदर्ड। आपको डायरेक्शन दी गई है चेंज टू पैसिव वॉइस, और फिर आपको रीराइट करना है। कभी भी इसी में करेक्शन करके मत आ जाना, आपको रीराइट करना पूरा अच्छी तरह से। अब देखिए इसने बोला पैसिव में चेंज करना है, तो इसका मतलब ये एक्टिव में है। और जब भी आप एक्टिव सेंटेंस से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, क्या, जो इसका सब्जेक्ट होता है एक्टिव सेंटेंस का और जिसका ऑब्जेक्ट होता है वो चेंज होते हैं आपस में। अब इसका जो ऑब्जेक्ट होगा मैं उसको सब्जेक्ट बना दूंगा, जैसे इसमें मीना क्या है इसकी ऑब्जेक्ट, उसको मैं सब्जेक्ट बना दूंगा, राइट। और जो द फ्लावर है, राइट, द फ्लावर राणा, ये इसमें सब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट बना दूंगा। सिमिलरली देखिए मीना, यहाँ पे मैंने एज ए सब्जेक्ट यूज कर लिया क्योंकि उसमें ऑब्जेक्ट था। उसके बाद राणा, राणा जो कि इसमें सब्जेक्ट था, मैंने इसमें ऑब्जेक्ट बना दिया बाय के बाद। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है वो है इसमें बी की फॉर्म यूज करनी है आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ, उसी को बोलते हैं कन्वर्जन। एक्टिव टू पैसिव कन्वर्जन उसी को बोलते हैं जब आप बी की फॉर्म के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर लेंगे। अब ये डिफाइन करता है आपका कि बी की फॉर्म कौन से टेंस की आएगी। कई बार बी की फॉर्म तो एक नहीं है ना, बी, इज, एम, आर, वर, ठीक है, चार फॉर्म है, इसमें से कौन सी यूज करेंगे। दो चीजें आपको देखनी है, सबसे पहले यू हैव टू आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट है, द फ्लावर्स राणा गेव टू मीना हैव विदर्ड, ये कौन सा सेंटेंस है, इफ एनीबडी कैन टेल मी कौन सा टेंस है ये, पास्ट, परफेक्ट, फ्यूचर, कौन सा टेंस है ये, एनीबडी। ठीक है, 2 सेकंड हो रहे हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, प्रेजेंट आप बोल रहे हैं। देखिए खुश, ध्यान से देखिए, इसमें जो वर्ब है वो है गेव। गेव, तो इट इज यस नॉट अ यस सर। प्रेजेंट, इट्स अ पास्ट यस इंडेफिनिट, पार्ट्स पास्ट। राइट। तो यस सर। पास्ट इंडेफिनिट के हिसाब से कौन सी आप बी की फॉर्म यूज करेंगे, वो डिपेंड करेगा आपके वाज। मीना पे। मीना क्या है, सिंगुलर नंबर का नाउन है आपका, तो उसके लिए आपको बी की फॉर्म क्या है, सिंगुलर यूज करनी पड़ेगी, तो वॉज आएगा। अगर यहाँ पे प्लूरल नंबर का दे होता तो मैं वर यूज करता, राइट। ये चीजें याद रखें, सबसे पहले आइडेंटिफाई द टेंस, उसके बाद द नंबर ऑफ द सेंटेंस, मतलब कौन से नंबर का है इसमें ऑब्जेक्ट, ये सिंगुलर नंबर का ऑब्जेक्ट है तो सिंगुलर इसमें वर्ब यूज होगी, राइट। उसके बाद जो गिव वर्ब है, गेव वर्ब है, उसकी मैं थर्ड फॉर्म यूज करूंगा वॉज के साथ, बी की फॉर्म के साथ, तो ये आपका पैसिव में कन्वर्ट हो जाएगा, वॉज गिवन द फ्लावर दैट हैव विदर्ड बाय राणा, राइट। फर्स्ट सेंटेंस खत्म। दूसरे पे चलते हैं, द कुशन डू नॉट मैच द काउच, द कर्टेन्स आल्सो डू नॉट मैच द काउच। आपको डायरेक्शन दी है, कंबाइन द सेंटेंसेस यूजिंग नाइदर नॉर। ये जो नाइदर नॉर है ना, ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, बार बार पूछा है आपका, नाइदर नॉर, ईदर और, नॉट ओनली बट आल्सो, ये इसको ना बहुत अच्छे तरह से आप याद कर लीजिए। तो नीदर नोर इसका मतलब क्या है, ये आपका कोरिलेटिव कंजंक्शन है। सबसे पहले ये ध्यान दीजिए, दीज आर द कोरिलेटिव कंजंक्शंस। क्या होते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शंस, बस इतना याद कर लिए, सीएपीएफ में वो ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। आप कोई बुक उठाएंगे, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना लीजिए जो मैं आपसे करवा रहा हूँ, आप 16 मार्क्स यहीं से स्कोर कर देंगे। बाकी जो आपके एफर्ट्स हैं, अगर 20 प्लस जाना है आपको तो वो अपने एफर्ट्स होंगे। अगर 16 या 17 मार्क्स चाहिए तो प्रीवियस ईयर कर लीजिए, और जो वीडियो अपलोड है उससे आपका काम चल जाएगा। तो कोरिलेटिव कंजंक्शंस वो होते हैं जो कनेक्ट करते हैं सेम रैंक ऑफ स्ट्रक्चर को। व्हाट आर सेम रैंक ऑफ स्ट्रक्चर्स, सेम रैंक ऑफ स्ट्रक्चर्स मतलब ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करेंगे, सब्जेक्ट सब्जेक्ट को, या फिर वर्ब वर्ब को, एडजेक्टिव एडजेक्टिव को, तो वो बोलते हैं रैंक, रैंक ऑफ अ वर्ड। अब देखिए इसमें, अगर मैं ईदर के बाद कोई सब्जेक्ट लिखता हूं या फिर ईदर के बाद कोई वर्ब लिखता हूं, तो मुझे और के बाद कोई सब्जेक्ट या फिर वर्ब ही लिखनी पड़ेगी, राइट। ये नहीं कि मैं इधर के बाद वर्ब लिख दूं और के बाद कोई सब्जेक्ट लिख दूं, नहीं, सेंटेंस गलत हो जाएगा। आप चेंज करके आ जाते हैं, आप सोचते हैं मार्क्स मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। नीदर के बाद आप कोई ऑब्जेक्ट लिख रहे हैं, किसी का नाम लिख रहे हैं, फ्लावर, इस तरह से, तो नोर के बाद भी कोई ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, कोई फ्लावर या फिर दूसरा कोई फ्लावर का नेम, इस तरह से। अब देखिए, अब इसमें देखिए ध्यान से, क्वेश्चन की तरफ देख रहे हैं हम, चेंज कर रहे हैं अब इसको, द क्वेश्चंस डू नॉट मैच द काउच, ये एक स्टेटमेंट है, खत्म हो गया। स्टेटमेंट एक कैसे है, क्योंकि फुल स्टॉप है यहाँ पे, तो दो स्टेटमेंट है यहाँ पे। उसके बाद द कर्टेन्स आल्सो डू नॉट मैच द काउच, ये एक और स्टेटमेंट होगी, दो फुल स्टॉप, इसका मतलब दो सिंपल स्टेटमेंट आपके पास है। अब देखिए आपको नीदर नोर का हेल्प लेना है, तो नीदर नोर का हेल्प लेते हुए ये भी देखना है आपको, इसमें हमेशा आपका सब्जेक्ट क्या होगा, वो रिपीट करेगा। अब देखिए द कर्टेन्स, द कर्टेन्स रिपीट हो रहा है, एक बना लीजिए इसको, राइट। उसके बाद ये आपका काउच है, और यहां भी आपका ऑब्जेक्ट भी इसमें रिपीट हो रहा है, तो इसको किस तरह से चेंज करेंगे आप,
नीदर द कुशन नोर द कर्टेन्स मैच द काउच, सोफे को मैच नहीं कर रहे जो आपने कर्टेन्स लगाए हैं। अब मैंने क्या किया, नीदर का जब मैंने यूज किया तो मैंने ध्यान रखा, उसके बाद मैं अगर ऑब्जेक्ट लिख रहा हूं कोई, ठीक है, ये देखिए नीदर द कुशंस, तो मैंने यहाँ पे द कुशंस ये मैंने एज ए सब्जेक्ट यूज कर लिया, राइट। तो उसके बाद भी आपको एक सब्जेक्ट यूज करना पड़ेगा, द कुशंस एंड द कर्टेन्स, राइट। तो नोर के बाद भी एक सब्जेक्ट हो गया, नीदर के बाद भी एक सब्जेक्ट हो गया, दोनों सेम रैंक के स्ट्रक्चर्स हो गए, मेरा काम चल गया। अगर नीदर के बाद में कोई वर्ब लिख देता, नोर के बाद में कोई सब्जेक्ट लिख देता, तो मेरा गलत हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट इज अनिल प्लेज फुटबॉल इन द इवनिंग, ही गोज फॉर स्विमिंग इन द मॉर्निंग। दो सेंटेंस है, आइडेंटिफाई कीजिए, फुल स्टॉप है ना, तो ये एक सेंटेंस हो गया, इसके बाद एक और ये सेंटेंस हो गया, दो सेंटेंस है। तो अब देखिए ध्यान से सुनिए, अगर आपको कोई ये बोल दे कनेक्ट दिस सिंपल टू सिंपल सेंटेंसेस इनटू अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तो यही तरीका है। अगर वो ये वाली डायरेक्शन ना दे आपको, कंबाइन द सेंटेंसेस यूजिंग नॉट ओनली बट आल्सो, अगर इसकी जगह वो ये लिख दे कंबाइन दिस सेंटेंसेस और कंबाइन दिस टू सिंपल सेंटेंसेस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, तो सेम मीनिंग है। आपको अपने आप ये पता होना चाहिए कि मैं इसमें ये वाले कंजंक्शन यूज करने पड़ेंगे, नॉट ओनली बट आल्सो, या फिर नीदर नोर, या फिर, ठीक है ना, ये वाले आपको यूज करने पड़ेंगे। तो ये भी पूछा है, इस तरह से भी पूछा यूपीएससी ने कि कंबाइन दिस टू सिंपल सेंटेंसेस इनटू अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तो पूछने का तरीका बदल सकते हैं, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, ठीक है। तो ज्यादा बुक्स पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, आपको एनालाइज करना होगा। देखिए अब अभी देखिए अनिल एक सब्जेक्ट हो गया, और ही, तो ही किसके लिए यूज हुआ है, ही प्रोनाउन यूज हुआ है अनिल के लिए, ठीक है। तो इसको ही को हम ड्रॉप करेंगे, ही को हम ड्रॉप करेंगे, हमने पहले ही डिसाइड कर लिया, राइट। ही को ड्रॉप करेंगे, दो प्रोनाउन यूज हो गए उसी उसके चक्कर में। उसके बाद अनिल प्लेज फुटबॉल इन द इवनिंग, ही गोज फॉर स्विमिंग इन द मॉर्निंग। तो हम किस तरह से कनेक्ट करेंगे कि नॉट ओनली के बाद हम मेंशन कर देंगे कोई वर्ब। अब देखिए इसमें सेम, अगर सेम जो सब्जेक्ट है अनिल एंड ही प्रोनाउन हो गया जो कि अनिल को रेफर कर रहा है, तो इस केस में हम क्या करते हैं, अनिल के बाद हम नॉट ओनली लिखेंगे, उसके बाद हम वर्ब डालेंगे प्ले। अनिल नॉट ओनली प्लेज फुटबॉल इन द इवनिंग बट आल्सो, तो बट आल्सो के बाद भी क्या आना चाहिए, आपकी वर्ब आनी चाहिए, इसीलिए मैंने क्या लिखा है गोज, यहाँ पे देखिए गोज फॉर स्विमिंग इन द मॉर्निंग बट आल्सो गोज फॉर स्विमिंग इन द मॉर्निंग। तो इस तरह से आप चेंज करिए, ये नहीं होगा कि नॉट ओनली अनिल प्लेज फुटबॉल इन द इवनिंग बट आल्सो गोज फॉर स्विमिंग इन द मॉर्निंग, ये गलत हो जाएगा। तो अनिल, जैसे मैं नॉट ओनली लिख दूं उसके बाद अनिल लिख दूं और बट आल्सो लिख दूं उसके बाद गोज लिख दूं, तो गलत हो जाएगा, अनिल पहले आएगा फिर नॉट ओनली, उसके बाद मैंने वर्ब यूज की है, उसके बाद बट आल्सो के बाद मैंने दूसरी वर्ब यूज की है। तो इसी का मतलब होता है कोरिलेटिव कंजंक्शंस कनेक्ट सेम रैंक ऑफ स्ट्रक्चर। सेम रैंक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या है, वर्ब। तो ये दोनों जो कंजंक्शन है ये वर्ब को कनेक्ट कर रहे हैं, एक वर्ब होगी हमारी प्लेस, दूसरी वर्ब होगी हमारी गोज, राइट। एनी प्रॉब्लम सो फार, कोई दिक्कत है? नो सर। ओके, समझ आ रहा है ना, या फिर मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ? हाँ आ हाँ, रहा है। सही समझ में आ रहा ओके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन योर मदर नॉट गो इन द अदर कार। देखिए आपको अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज करना है इसको। अफर्मेटिव सेंटेंस आपके क्या हो सकते हैं, देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस आपके पॉजिटिव होते हैं। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं, जब भी आप इसको चेंज कर पाएंगे ना। तो सेंटेंस होते हैं आपके 5 टाइप के। पहला होता है असर्टिव। असर्टिव का मतलब वो इंटेरोगेटिव नहीं है, ठीक है, ये होता है असर्टिव। असर्टिव का मतलब वो है क्या है, assertive sentence means it is not a interrogative sentence। तो assertive के अंदर भी दो कैटेगरी है, फर्स्ट इज अफर्मेटिव, सेकंड इज नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव की उसमें क्या है डिफरेंस है। दूसरा है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंटेरोगेटिव की क्या आइडेंटिफिकेशन है, हमेशा सब्जेक्ट से पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, तो वो होते हैं इंटेरोगेटिव, और लास्ट में लगा होता है क्वेश्चन मार्क। अब ये जो सेंटेंस है दिस इज माई इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस से क्वेश्चन आते हैं, मैंने बताया था ना आपको, ये टॉपिक आपको प्रिपेयर करने हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस का ही है ये। तो ट्रांसफॉर्मेशन किससे हो रही है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है आपकी असर्टिव से अफर्मेटिव सेंटेंस में, जो कि एक सब कैटेगरी है असर्टिव की, राइट। अब देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस को चेंज करना है असर्टिव में, तो इसका मतलब मुझे क्वेश्चन मार्क ड्रॉप करना पड़ेगा, राइट। और जो ये हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले जो यूज हुई है, इस हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट्स के बाद लिखना पड़ेगा। ये सब्जेक्ट क्या है, योर मदर, उससे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है, तो कैसे ना कैसे करके मुझे कैन सब्जेक्ट से
बाद में लिखना होगा, तभी वो अफर्मेटिव में जाएगा। और कौन सी कैटेगरी है आपकी सेंटेंस की? इंपेरेटिव। इंपेरेटिव का मतलब है जिस भी सेंटेंस में आपको दिखे ऑर्डर, एडवाइस, सजेशन, रिक्वेस्ट, वो आपके इंपेरेटिव में आते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन से होते हैं? जिसमें आप सडन एक्सप्रेशन जो या फिर सरप्राइज, सोरो एक्सप्रेस करते हैं, राइट। उसके बाद ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव का मतलब ब्लेसिंग, मे गॉड ब्लेस यू, इस तरह से ग्रीटिंग, ये आपके ऑप्टेटिव में। क्या याद रखना है? सिर्फ 5 कैटेगरी होती है सेंटेंसेस की, असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव। किसी में भी पूछ लेगा आपसे, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए कि किस किस में क्या क्या है। अब चेंज करते हैं। अभी मैंने बताया चेंज टू अफर्मेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव में करना है। क्या करना था? सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब लिखनी है और ये क्वेश्चन मार्क ड्रॉप करना है, बस आपका काम चल गया। क्या किया? योर मदर, उसके बाद मैंने हेल्पिंग वर्ब लिख दी, हेल्पिंग वर्ब के बाद मैंने मेन वर्ब लिख दी, गो इन द कार, राइट। क्वेश्चन मार्क मैंने ड्रॉप कर दिया, राइट। नोट क्यों ड्रॉप किया मैंने? एनीबॉडी कैन टेल मी कि नोट मैंने इस सो सेंटेंस। सो ये नेगेटिव सेंटेंस नहीं है इसलिए यस, एक्सेलेंट, ठीक पॉजिटिव करना है इसको। है। यस, अगर ये सिंपल खुश मेरे को ये बोल देता चेंज टू असर्टिव सेंटेंस, तो मैं यहाँ पे नोट भी लगाता। बट इस सेंटेंस में क्या पूछे? इसने सब कैटेगरी पूछ लिया। देखो कितना एडवांस जा रहा है यूपीएससी। यूपीएससी ने ये भी कहा है कि चेंज टू अफर्मेटिव, नेगेटिव भी नहीं चाहिए मेरे को। यहाँ पे गूगली देता है यूपीएससी, फंसा लेता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अफर्मेटिव वाला यूज करना, आपको नोट भी ड्रॉप करना पड़ेगा, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू नेवर थिंक ऑफ डैश। आपको डायरेक्शन दिया गया है, फिल द ब्लैंक्स यूजिंग अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं? ये होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखो सबसे पहले मैं प्रोनाउन बता देता हूँ कितने टाइप के होते हैं। प्रोनाउन होते हैं आपके 9 टाइप के, 9 टाइप के। उसमें से पहला है पर्सनल, दूसरा है रिफ्लेक्सिव। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा आपका रिफ्लेक्सिव से। आपके एरर किस में से आते हैं? पर्सनल प्लस डिस्ट्रीब्यूटिव प्लस रिलेटिव। इससे बाहर आपके जो वो होते हैं ना, एरर नहीं पूछता यूपीएससी। जो आपके एरर फाइंडिंग वाले होते हैं ना, पर्सनल, डिस्ट्रीब्यूटिव, रिलेटिव, और एक बार पूछा था एम्फेटिक का, बस उससे बाहर नहीं पूछा। तो ये अभी क्वेश्चन कौन सा पूछा है आपसे? यू नेवर थिंक ऑफ डैश। आपको इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बताना है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है ये देखिए, इट इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट when the subject and object of a verb is the same person on thing or thing। ये और है। प्रोनाउन किस लिए यूज करते हैं हम? मेन सब्जेक्ट को रेफर करने के लिए, ठीक है ना। उसी को हम प्रोनाउन कहते हैं, प्रोनाउन। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, प्रोनाउन की सब कैटेगरी है। अब देखिए, दिस इज माय सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस, दो केस होते हैं किसी भी चीज के। सब्जेक्टिव केस में आप आई लिखते हैं, उसी चीज को अगर आप बाय के साथ लिखेंगे, बाय प्रपोजिशन के बाद लिखेंगे, तो वहां लिखेंगे आप मी। या फिर सब्जेक्टिव केस में जो वी होता है, ऑब्जेक्टिव केस में वो आवर्स हो जाता है, आवर्स इंडिया, राइट। या फिर उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्टिव केस यू का, ऑब्जेक्टिव केस योर्स हो जाता है। उसके बाद ही किस में चेंज होता है? हिम, शी हर में, इट में ही रहता है, और दे देम में बदल जाता है। अब मुझे इसका रिफ्लेक्सिव बनाना है, मी, अवर, योर, हिम, हर, इट, देम। तो मी का माई सेल्फ होता है, अवर का अवर सेल्फ, यो का योर सेल्फ। ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, एस ये वाला प्लूरल हो जाता है जिसमें वी ई एस हो जाता है। हिम का हिम सेल्फ, हर का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ, देम का देम सेल्फ। अब देखिए, अब इसमें पूछा है यू। अब देखिए यू का रिफ्लेक्सिव आप क्या बनाएंगे इसमें? ये देखिए यू का आपने रिफ्लेक्सिव बनाना है, जो कि बनेगा योर सेल्फ या फिर योर सेल्फ अगर प्लूरल है तो। अब यहाँ पे आपको देखिए, आप दोनों चीज इसमें यूज कर सकते हैं, यूपीएससी गलत नहीं कर सकता। अगर आप यहाँ पे किसी नंबर ऑफ पीपल को एड्रेस कर रहे हैं, मतलब 10-5 नंबर लोग खड़े हैं आपके सामने, और उनको बोल देते हैं आप बहुत ही मतलब मैग्नेनिमस हैं, बहुत बड़े दिल के हैं, यू नेवर थिंक ऑफ योरसेल्फ। एक नंबर ऑफ पीपल को आप एड्रेस कर रहे हैं, तो वहां पे प्लूरल यूज कीजिए। लेकिन आप अपने एक फ्रेंड से बात कर रहे हैं, तो क्योंकि इसमें रेफरेंस तो दिया नहीं गया, कोई रेफरेंस दिया नहीं गया, तो हम क्या करते हैं? मोस्टली सिंगुलर यूज करते हैं। अगर किसी में रेफरेंस दिया जाए कि वहां पे 2 से ज्यादा आदमी हैं या फिर 2 आदमी हैं, वहां पे आप प्लूरल यूज कीजिए। अगर यहाँ पे रेफरेंस नहीं है तो यहाँ पे आप सिंगुलर का यूज करेंगे, यू नेवर थिंक ऑफ योर सेल्फ। समझ में आ गया ना? तो ये वाला भी ठीक रहेगा अगर कुछ रेफरेंस दिया गया है, अदरवाइज ये भी लिखेंगे तो गलत नहीं होगा। नेक्स्ट इज, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना बीच में, यू कैन रेज द हैंड, और आप बीच में भी इंटरप्ट कर सकते हैं। सो क्लास शुड बी अ 2-way कम्युनिकेशन। नेक्स्ट इज 6, डेक्स डैश शी वाज टॉकिंग ऑन द फोन, हर पर्स फेल फ्रॉम हर हैंड।
देखिए आपको डायरेक्शन दी गई है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द अप्रोप्रिएट वर्ब्स। दो वर्ड दिए गए हैं इसमें, बिकॉज एंड वाइल। क्यों मैं बिकॉज नहीं यूज कर रहा? बिकॉज, बिकॉज कहाँ पे यूज होता है? रीजन के लिए, एडवर्ब ऑफ रीजन के लिए। ठीक है, एक तो ये बिकॉज भी आप इसमें यूज कर सकते हैं, बिकॉज बिल्कुल सही है, इसमें यूज कर सकते हैं। लेकिन उस पॉइंट पे क्या था, यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस बन गया है। यहाँ पे जब भी आपको कोई सी स्टेटमेंट में कॉन्टिन्यूअस टेंस दिखेगा तो वहां पे आप वाइल का यूज करेंगे, बिकॉज का नहीं। क्योंकि बिकॉज आपका कंजंक्शन ऑफ अ रीजन है, और वाइल वहां पे यूज कर सकते हैं आप जहां पे वो एक्शन कॉन्टिन्यूअस था उस टाइम पे। उस टाइम पे जब भी वो कॉन्टिन्यूअस सर, होता है। यस। सर जो मतलब कंजक्शन का जो भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, उसका बेसिकली कंजक्शन का जो रूल है कि वो अप्लाई कहाँ होता है, बस ऐसे प्रिपेयर करना है कंजक्शन को, डेप्थ में जाके नहीं, बस उसका रूल प्रिपेयर करना है कि वो कब यूज होता है। हाँ, क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड आते हैं यूपीएससी में, तो उसका ओके, कोई फायदा नहीं ठीक है है सर। अगर डेप्थ में भी जाएंगे। जितना हो सके क्वेश्चन सोल्व कीजिए, अप्लाई कीजिए, माइंड को सोचिए ये क्यों लगा, वो क्यों लगा। इस तरह से करेंगे तो ठीक रहेगा। अदरवाइज रोट लर्निंग के चक्कर में पड़ गए तो कोई फायदा नहीं है, अप्लाई हो नहीं पाएगा वहां पे, क्योंकि ऑप्शंस नहीं है ना, ठीक है चार सर। ऑप्शंस नहीं है हमारे पास कुछ। अगर वो होते तो हम आंसर दिख जाता हमें, तो ये ओके सर। टोटली ओके एप्लीकेशन सर। है। ओके। ओके, तो ये, तो मैंने ओके सर। वाइल यूज किया, क्यों किया मैं रीजन दे रहा हूँ आपको, क्योंकि इसके साथ मुझे दिख रहा है। क्योंकि वाइल उसके साथ यूज कर सकते हैं, करना पड़ेगा आपको जो सेंटेंस आपका कॉन्टिन्यूअस में होगा। वाइल शी वॉज टॉकिंग ऑन द फोन, उस टाइम पे जब वो फोन पे बात कर रही थी, दैट पर्टिकुलर एक्शन वाज इन कॉन्टिन्यूअस टेंस, राइट। तो इसलिए मैंने वहां पे वाइल यूज किया है, और मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है। वाइल कब यूज करते हैं? एनी पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन एक्शन इज और वाज इन कॉन्टिन्यूअस स्टेट, राइट। तो इसलिए आप क्या यूज करते हैं? वाइल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द गोडाउन इज इन्फेस्टेड डैश माइस। तो इन्फेस्टेड, उसके साथ आपको प्रेपोजिशन डालनी है। प्रेपोजिशन कौन सी डालनी है? देखिए, ये रेनन मार्टिन से मैंने उठाया आपको। रेनन मार्टिन जो बुक है आपकी हाई स्कूल ग्रामर की, उसके अंडर ये डायरेक्टली दिया हुआ है। ठीक है, सो उन्होंने लिखा है कि द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स एंड पार्टिसिपल्स टेक द प्रपोजिशन विद आफ्टर देम। इसके बाद आपको विद लिखना पड़ता है अगर इससे पहले कोई एडजेक्टिव या फिर पार्टिसिपल्स यूज हो रहे हैं, जैसे इन्फेस्टेड। ठीक है, इन्फेस्टेड के बाद आपको विद लिखना पड़ेगा, राइट। सो द गोडाउन इज इन्फेस्टेड विद माइस, मतलब गोडाउन चूहों से भरा पड़ा है, राइट। तो ये इसका मीनिंग हो गया। नेक्स्ट इज अ ग्रेट पोएट एंड एसेइस्ट डैश इन द हाउस। यहाँ पे आपको लिव वर्ब दी गई है, लिव। अब यहाँ पे आपको लिव जो है वो आपको सिंगुलर फॉर्म वाली यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि ग्रेट पोएट एंड एसेइट ये एक ही चीज को कन्वे कर रहा है। द ग्रेट, ए ग्रेट पोएट एंड एसेइस्ट। कैसे पता लगा मुझे एक ही है? एनीबडी कैन टेल मी, क्या ये पूरा ये जो सब्जेक्ट है ये एक ही है? कोई आइडेंटिफिकेशन? सर एक ही पर्सन के बारे में बोला जा रहा है इसलिए। हाँ, वो ये आइडेंटिफिकेशन कैसे पता प्रेजेंट, चल रहा है? सिंपल प्रेजेंट में है। ओके, ये भी ठीक है आपका, सिंपल प्रेजेंट में आपको। सर नहीं, उसको एक ही के पहले कॉन्टिन्यूअस में आर्टिकल नहीं है, कह सकते। अगर दोनों के पहले रहेगी तो अलग अलग होगा। हाँ रोशन आप कुछ बोल रहे हैं, एक बार आप सही बोल रहे थे। सर इसमें पोएट के पहले ही आर्टिकल ए है, एसेइस्ट के पहले नहीं है, इस कारण से। यस एग्जैक्टली, ये आइडेंटिफिकेशन आपने सही बताई है। क्योंकि देखिए अगर मैं यहाँ पे लिख देता अ ग्रेट पोएट एंड अ एसेइस्ट, राइट, या फिर एन एसेइस्ट, क्योंकि ये वोवल साउंड वाला है ना, तो मेरा क्या हो जाता, दो सब्जेक्ट हो जाते हैं, तो उसके लिए मुझे वर्ब दूसरी यूज करनी पड़ती, सिंपल लिव ही रहती वहां पे। लेकिन इसमें जो आपका आर्टिकल एक है, तो इसका मतलब ये आपका एक ही सब्जेक्ट है, तो इसके लिए आपको सिंगुलर वर्ब यूज करनी पड़ेगी, राइट। सो यहाँ पे सर इसे आप कॉन्टिन्यूअस में नहीं कर सकते, लाइक अ ग्रेट पोएट एंड एसेइस्ट इज लिविंग इन दिस हाउस। नहीं, आपको इंडेफिनेट बनाइए ना, इसमें इंडेफिनेट बनाइए, कॉन्टिन्यूस क्यों बना रहे हैं आप? इज लिविंग इन द हाउस मतलब उस प्रेजेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे वो एक्शन कंटिन्यूस है, पर उसके साथ आपको टाइम देना पड़ेगा कुछ। या फिर आप लिखेंगे कि ए ग्रेट पोएट एंड एसेइस्ट इज लिविंग इन द इज हाउस लिविंग। व्हेन आई एंटर्ड इन द, इस मतलब मैं जब घर ओके पे ओके। आया, अराइव इन द हाउस, इस तरह से लिख सकते हैं। कुछ पॉइंट देना ओके पड़ेगा, सर। कुछ रेफरेंस, जब भी आप उसको कॉन्टिन्यूस में ओके लिख सर। सकते ओके। हैं। ओके, ओके सर। नेक्स्ट इज ओके। यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू प्लग द फ्लावर्स। कौन सा, अभी देखिए, ये मुझे बताइए ये कौन सा सेंटेंस है? मैं आपसे 5 सेंटेंस, टाइप ऑफ सेंटेंस अभी डिस्कस किए थे ऊपर। 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आर देयर, उनमें से कौन सी कैटेगरी में ये आता है? यस इम्पेरेटिव। रोशन, इम्पेरेटिव, असर्टिव। राइट, इम्पेरेटिव जिसमें ऑर्डर रिक्वेस्टेड, अदरवाइज हो। यस यस, रिक्वेस्टेड। रिक्वेस्ट है ना। तो अब देखिए ये आपको यस क्या सर। है,
एक्टिव वॉइस में चेंज करना है, यू हैव टू चेंज इट इन एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में चेंज करना है तो मतलब ये ऑलरेडी पैसिव में है, क्योंकि बी के फॉर्म ये रही आर और इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई, तो ये पैसिव है। अब क्या करना है, उल्टा करना है। उल्टे का मतलब जो इसका सब्जेक्ट है वो एज ए ऑब्जेक्ट वो एज ए सॉरी जो इसका ऑब्जेक्ट है पैसिव वॉइस के अंदर वो एज ए सब्जेक्ट यूज करना है आपको, राइट। और इसका जो सब्जेक्ट है वो एज ए ऑब्जेक्ट यूज करना है, ये तरीका रहेगा। और बी की फॉर्म में बी बी की फॉर्म आपको ड्रॉप करनी पड़ेगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी पड़ेगी, ये तरीका होगा। लेकिन ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या एक डिफरेंस है, जो हम सिंपल सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस को चेंज करते हैं और एक इंपेरेटिव सेंटेंस को चेंज करते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सिर्फ आपका जो इंटेंडिंग मीनिंग होता है वो चेंज होता है, इंटेंटेड मीनिंग ही चेंज होता है एक्टिव टू पैसिव, राइट। ये एक बहुत बड़ी चीज है, आपको समझनी पड़ेगी। अगर सिंपल असर्टिव सेंटेंस को चेंज कर रहे हैं तो उसमें आप जो उसका सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना देते हैं और जो उसका ऑब्जेक्ट है उसका सब्जेक्ट बना देते हैं। लेकिन इंपेरेटिव सेंटेंस में जो इंटेंडेड मीनिंग है, मतलब जो कहना चाह रहा है, वो चेंज होता है एक्टिव टू पैसिव। अब देखिए, यू आर रिक्वेस्टेड, दिस इज द इंटेंडेड मीनिंग, आपसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है, राइट। इंटेंडेड मीनिंग, इंटेंशन इसकी ज्यादा है, यू आर रिक्वेस्टेड, तो ये आपका इंटेंडेड मीनिंग। इसको चेंज करेंगे पैसिव में, राइट। इसको चेंज करेंगे एक्टिव में, सॉरी, जो कि ये पैसिव में, इसको एक्टिव में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, मैंने यहाँ पे काइंडली यूज कर लिया। अब जैसे उसके साथ मैंने डू वर्ब यूज कर ली, काइंडली डू नॉट प्लग द फ्लावर्स। अब बोलेंगे आप, सर आपने इसमें यू यूज क्यों नहीं किया, क्योंकि इसमें यू अंडरस्टूड है। काइंडली यू डू नॉट प्लग द फ्लावर्स, या ऐसे लिखिए काइंडली डू नॉट प्लग द फ्लावर्स, एक ही बात है, समझ गए। काइंडली यू डू नॉट प्लग द फ्लावर्स या फिर काइंडली डू नॉट प्लग द फ्लावर, एक ही बात है, घबराने की बात नहीं है इसमें, ठीक है। ओके, इंटेंडेड मीनिंग को मैंने चेंज कर दिया। नेक्स्ट इज लवन्या सेड टू पल्लवी। ये देखिए आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस से दोबारा आ गया है। लवन्या सेड टू पल्लवी डिड प्रियंका हैव लंच विद शिल्पी। आपको ये चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है मतलब ऑलरेडी आपका डायरेक्ट में है। तो जब भी आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई करना है, देखिए इसमें आप देखेंगे, इसमें जैसे क्वेश्चन मार्क है, आइडेंटिफाई कीजिए किस टाइप का आपको स्टेटमेंट दिया गया है। स्टेटमेंट आपकी इंटेरोगेटिव सेंटेंस की है। तो जब भी इंटेरोगेटिव जैसे सेंटेंस दिया जाता है आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करने का, उसके रूल अलग होते हैं। कभी आपको असर्टिव सेंटेंस दिया होगा यहाँ पे, उसके रूल अलग है चेंज करने के। कभी उसके इंपेरेटिव सेंटेंस दिया होगा या उसके रूल अलग होते हैं चेंज करने के। तो अभी हम इंटेरोगेटिव का यूज करेंगे, सिर्फ इंटेरोगेटिव का बताएंगे कि कैसे चेंज होता है डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। पहली चीज, क्वेश्चन मार्क ड्रॉप होगा, ठीक है। जब भी आप डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलते हैं, जो कि एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क तो ड्रॉप कीजिए, उसको दोबारा मत लिखिए। दूसरी चीज, ये इंपॉर्टेंट रूल है, याद रखिए ये रूल। पहली चीज क्या रखनी है, अगर आपकी रिपोर्टेड वर्ब के अंदर सैड टू या फिर सैड लिखा है, वो आपका आस्क में बदल जाएगा। तो मुझे ये बताइए, आप लोगों को एक क्लियर होगा कि रिपोर्टेड वर्ब क्या होती है और रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती है। ये जो कोमा और जो ये सेमीकोलन होता है, इससे लेफ्ट हैंड साइड जो लिखी होती है वो होती है आपकी रिपोर्टिंग वर्ब, और जो राइट हैंड साइड होती है आपकी रिपोर्टिंग स्पीच। ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है ना, और ये अगर ये डायरेक्ट सेंटेंस है, तो ये स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड हैं, ठीक है। ये स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड हैं, तो ही बोलते हैं डायरेक्ट सेंटेंस है, ये डायरेक्ट स्पीच है, ठीक है। तो रिपोर्टिंग वर्ब क्लियर हो गया, रिपोर्टिंग स्पीच क्लियर हो गया। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ये हमें बदलना है। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या क्या ध्यान रखना है, पहली चीज, अगर रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर सैड टू होगा या फिर सैड होगा, वो किस में बदलेगा, आस्क में। मैंने बदल दिया, लवन्या के बाद मैंने लिख दिया आस्क्ड, सैड टू को मैंने ड्रॉप कर दिया, उसके बाद मैंने लिख दिया आस्क्ड, राइट। उसके बाद मैंने पल्लवी लिख दिया। फिर मैंने, मुझे देखिए दूसरा जो चीज है उसमें वो है कि क्वेश्चन मार्क ड्रॉप होगा। क्वेश्चन मार्क चलो मैं आखिरी में लिखना, तो वैसे तो ड्रॉप हो गया। तीसरी चीज क्या है ध्यान में रखनी है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर इफ द क्वेश्चन बिगिंस विद द हेल्पिंग वर्ब, अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस, देखिए ये इंटेरोगेटिव है ना इतना, अगर यहाँ से क्वेश्चन बिगिन हो रहा है किसी हेल्पिंग वर्ब से, जैसे डिड इज अ हेल्पिंग वर्ब, तो मैं वहां पे इफ या वेदर कंजंक्शन का यूज मुझे करना पड़ेगा। ये फैक्ट है, इसको आप छोड़ नहीं सकते, ये आपको रटने पड़ेंगे, रूल्स हैं, बहुत ही इजी रूल्स हैं, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट नहीं है। तो डिड की जगह आपको क्या यूज करना पड़ेगा, इफ कंजंक्शन, राइट।
इफ या फिर वेदर, दोनों में से आप कुछ चूज कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन मार्क ड्रॉप होगा। उसके बाद चौथी जो इंपॉर्टेंट चीज है, अगर इंटरोगेटिव फॉर्म इज चेंज इनटू असर्टिव फॉर्म, मतलब ये जो आपकी स्टेटमेंट है इंटरोगेटिव में ही नहीं रहेगी, ये आपकी असर्टिव में चेंज हो जाएगी। मतलब क्या कहने का, प्रियंका से पहले जो डिड लिखा है, प्रियंका से पहले जो डिड लिखा है ना, वो प्रियंका के बाद आ जाएगा, राइट। तो डिड प्रियंका के बाद आ जाएगा, ये चीज ध्यान रखना है आपको, तो वो असर्टिव में चेंज हो जाएगा। ओके, तो तरीका क्या रहेगा इसका, लवन्या आस्क्ड पल्लवी इफ प्रियंका हैड लंच विद शिल्पी। अब मैंने हैड क्यों यूज किया, क्योंकि इस वाले सेंटेंस में जैसे पास्ट इंडेफिनेट यूज हुआ है, क्योंकि डिड से मैं पता लगा सकता हूँ, डिड जब भी यूज होता है तो पास्ट इंडेफिनेट, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, डू डज डिड जो भी तीनों फॉर्म होती है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। अब मुझे पास्ट इंडेफिनेट से पास्ट परफेक्ट जाना पड़ेगा जब मुझे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच चेंज करना होता है, तो ये एक चीज रहेगी, आपको पास्ट इंडेफिनेट से पास्ट परफेक्ट जाना पड़ेगा। देखिए ये मैंने बता दिया, द चेंजेस इन रिपोर्टेड स्पीच में क्या क्या चेंजेस आते हैं, रिपोर्टेड वर्ब में जो चेंजेस आएंगे डिस्कस हो गए, अब रिपोर्टेड स्पीच में क्या आएंगे, तो पास्ट इंडेफिनेट टेंस विल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। तो हैड का मैंने यूज कर लिया, हैड डिनोट्स द टाइम के पास्ट है, हैड क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, मुझे परफेक्ट बनाने के लिए यूज किया गया है, राइट। ओके, तो नेक्स्ट करते हैं इसमें, राइट वन सेंटेंसेस यूजिंग ईच द फॉलोइंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस टू ब्रिंग आउट देयर मीनिंग क्लियरली। ये देखिए दोबारा फ्रेजल वर्ब आ गई, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सिर्फ मैं ये बता देता हूँ आपको फ्रेजल वर्ब करनी कैसी है आपको, क्योंकि इसका मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है ना आपको, डायरेक्टली लिखा कि मीनिंग कन्वे होना चाहिए। तो कन्वे कैसे कर सकेंगे, आप अपने जीएस में जो भी ये नॉलेज एक्वायर करते हैं, पॉलिटी के अंदर करंट अफेयर्स, इंटरनल सिक्योरिटी, मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, साइंस, ये सभी चीजों का आप यूज कीजिए जब ये आप इस पर्टिकुलर सेंटेंस को बना रहे होते हैं। तो बैक ऑफ आपका कहाँ पे यूज हो सकता है, करंट अफेयर में। तो इंडिया और चाइना का जब बॉर्डर पे डिस्प्यूट था, तो वहां पे आप बैक ऑफ डाल सकते हैं। क्या कॉन्टेक्स्ट देंगे, इंडिया डिड नॉट बैक ऑफ इन द फेस ऑफ चाइनीज अग्रेशन ड्यूरिंग गलवान इंसिडेंट। मीनिंगफुल कन्वे हुआ ना, थोड़ा सा उसमें थोड़ा एक्शन दिखा सेंटेंस में आपका, थोड़ा सा उसमें इमोशंस दिखे, थोड़ा सा उसमें कुछ क्वालिटी दिखी, तो जब भी आपको उसमें 2 नंबर मिलते हैं, अदरवाइज नहीं मिलते, समझे। तो इस तरह से आपको उसमें अच्छी तरह से डालना पड़ेगा। ओके, कैरिड अवे, इसका मतलब क्या है, टू अराउज टू ए हाई एंड ऑफन एक्सेसिव डिग्री ऑफ इमोशन। तो मैंने क्या डाला इसमें, इंडियन क्रिकेट टीम गोट कैरिड अवे बाय द सक्सेस एंड लॉस्ट द रिक्वायर्ड डिसिप्लिन। मतलब कुछ है कि उन्होंने वर्ल्ड कप जीत लिया हुआ या फिर कोई मेजर टूर्नामेंट जीतने के बाद उनको इनडिसिप्लिन आ गया उनके वहां पे, ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, तो ये डाल सकते हैं आप। क्रिकेट को मैंने इसमें डाल दिया। लॉग आउट का मतलब टू टर्मिनेट ए कनेक्शन विद अ सिस्टम, राइट, ये आप बोल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे अपना साइबर अटैक, इंटरनल सिक्योरिटी कितना पढ़ते हैं आप, मैनी यूजर्स अकाउंट गोट लॉग्ड आउट ऑटोमेटिकली ड्यूरिंग रिसेंट साइबर अटैक, राइट। उसका ड्रॉप इन, उसका मतलब होता है कैजुअल विजिट। अब डालिए, आप फ्रेंड डू नॉट नीड एन इन्विटेशन टू विजिट योर हाउस, दे जस्ट ड्रॉप इन एनी टाइम, ये ऐसे डाल दीजिए। होल्ड ऑन का मतलब टू मेंटेन अ कंडीशन और पोजीशन। अब मैंने डाल दिया कि होल्ड ऑन आफ्टर गलवान क्लैश बिटवीन इंडिया एंड चाइना, ईच वन होल्ड ऑन टू देयर ग्राउंड पोजीशन, ये डाल सकते हैं आप। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज है, you have to correct the following sentences without making any unnecessary changes। अननेसेसरी चेंज नहीं करना है और रीराइट करना है सेंटेंस को। पहला सेंटेंस है हेल्प मी टू ओपन द बॉटल। अब देखिए टू ओपन जो इसमें लिखा हुआ है, टू ओपन, अब टू ओपन के साथ आप यहाँ पे इन्फिनिटिव होता है, जब टू के बाद आप कोई भी वर्ब लिख देते हैं, टू के बाद जब आप कोई वर्ब लिखते हैं तो उसको हम बोलते हैं, इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं इन्फिनिटिव, ठीक है। लेकिन ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर के अंदर कुछ ऐसी वर्ब्स होते हैं जिसके साथ आप बेयर इन्फिनिटिव यूज करते हैं। बेयर इन्फिनिटिव का मतलब क्या है, उसमें आप टू नहीं लगाते, मतलब टू को ड्रॉप कर देते हैं, सीधा वर्ब यूज कर लेते हैं। कौन कौन सी वो वर्ब है जिसमें आप बेयर इन्फिनिटिव यूज कर सकते हैं, लेट, बिड, वॉच, सी, फील, हियर, मेक, हेल्प, नोटिस एटसेट्रा। यहाँ पे आपकी हेल्प है, हेल्प के साथ आप टू यूज नहीं करेंगे, ठीक है, हेल्प के साथ आप टू यूज नहीं करेंगे, बेयर इन्फिनिटिव यूज करेंगे। तो मैंने यहाँ से टू को ड्रॉप कर दिया, हेल्प मी ओपन द बोतल, राइट, इस तरीके से यूज कर सकते हैं। सेकंड इज 10 किलोमीटर्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस। अब देखिए कोई भी फिक्स्ड अमाउंट, कोई आपको चीज दिख रही है, एनी फिक्स्ड अमाउंट कोई चीज डिनोट कर रही है, या फिर डिस्टेंस, फिक्स्ड डिस्टेंस, या फिर वेट, टोटल वेट ऑफ समथिंग, तो वो क्या आता है आपका एक सब्जेक्ट, एक क्यूमुलेटिव तरीके से आपको दिख रहा है वो, तो उसके लिए आपको सिंगुलर वर्ब यूज करनी पड़ेगी। यहाँ पे आर का ड्रॉप करेंगे आप, आर को रिप्लेस करेंगे इज से, राइट।
तो 10 किलोमीटर इज अ फिक्स्ड अमाउंट या फिर फिक्स्ड डिस्टेंस, उसके लिए सिंगुलर वर्ब आएगी आपकी, ठीक है। नेक्स्ट इज आई यू एंड माई ब्रदर विल गो टू द मूविंग टुमारो, राइट। तो ये सिंटेक्स का एरर है। क्या प्रॉपर सीक्वेंस रहना चाहिए? सीक्वेंस ये होगा, अगर आपके, देखिए 3 चीजें हैं, जल्दी से डिस्कस कर लेता हूं। अगर आपके सभी प्रोनाउन सिंगुलर हैं, देखिए इसमें सभी प्रोनाउन तो हैं, आई यू एंड माई ब्रदर, तीनों प्रोनाउन है। अगर आपके तीनों प्रोनाउन सिंगुलर के हैं तो उसका ऑर्डर क्या रहेगा? सबसे पहले आपका सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन क्या होता है? यू। थर्ड पर्सन क्या होता है? ही शी इट दे। उसके बाद फर्स्ट पर्सन क्या होता है? आई और वी। तो ये आपको यूज करना पड़ेगा, ये वाला स्ट्रक्चर, अगर आपके तीनों प्रोनाउन सिंगुलर हैं तो। अगर आपके प्रोनाउन तीनों प्लूरल हैं तो क्या स्ट्रक्चर रहेगा आपका? ये रहेगा, सबसे पहले आप फर्स्ट प्रोनाउन यूज करेंगे, उसके बाद सेकंड पर्सन प्रोनाउन, उसके बाद थर्ड पर्सन प्रोनाउन। एक और केस है इसके अंदर, अगर इन केस ऑफ एनी अपोलॉजी और रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, जैसे स्पीकर को कोई माफी मांगनी हो, जैसे 3-4 ग्रुप में आपके लोग खड़े हैं, किसी आप बैट बॉल खेल रहे थे, आपने किसी का शीशा तोड़ दिया है दूसरे के घर का बॉल से, तो नाउ यू ऑफर द अपोलॉजी। तो अपोलॉजी ऑफर करते वक्त या फिर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते वक्त सबसे पहले आप अपना नाम लेंगे, ठीक है। स्पीकर जो आप अगर इनिशिएटिव ले रहे हैं तो आप बोलेंगे किस किस ने कांच तोड़ा? आई, अंकित एंड अमित, सबने मिलकर कांच तोड़ा। तो सबसे पहले आपका नाम आएगा इसमें, ठीक है। ये स्ट्रक्चर दोबारा से रहेगा। तो इसमें क्या है, ये आपका ना तो कोई अपोलॉजी है ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। लेकिन इसमें सभी जो प्रोनाउन है वो आपके क्या है, जैसे सिंगुलर नंबर के हैं, सिंगुलर नंबर के हैं तो इसमें आप क्या करेंगे, सिंगुलर नंबर के हैं तो आपको ये वाला सिंटेक्स यूज करना पड़ेगा 2 3 1 वाला, जिसमें आप सबसे पहले सेकंड पर्सन प्रोनाउन डालेंगे, फिर उसका थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन, राइट। तो ये इतना आसान है। नेक्स्ट इज हार्डली डिड ही ओपन द डोर व्हेन द लाइट वेंट ऑफ। ये आपका इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ वर्ब का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बार बार पूछा जाता है। देखिए कैसे पता लगेगा कि इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ वर्ब का है? जब भी आपका सेंटेंस हार्डली से शुरू हो, किसी एडवर्ब से शुरू हो, ठीक है, हार्डली, नो सूनर, इस तरह से, ठीक है, तो स्टार्ट होता है तो उसका मतलब वो इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ वर्ब है, इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो उसका मतलब क्या होता है, आपको सब्जेक्ट से पहले एक हेल्पिंग वर्ब लिखनी पड़ती है, जैसे मैंने दिखा, देखिए हार्डली डिड ही ओपन द डोर व्हेन द लाइट वेंट ऑफ। तो ये ऑलरेडी एक ठीक सेंटेंस है। यूपीएससी ने पता नहीं क्यों दिया है, ये यूपीएससी ने क्यों दिया है, फंसाने के लिए दिया है आपको। तो 2 तरीके होते हैं आपके इसको सोल्व करने के, या तो आप इन्वर्टेड फॉर्म से इसको नॉर्मल असर्टिव फॉर्म में आप चेंज कर दीजिए, राइट। कैसे चेंज करेंगे कि हार्डली जो आपकी जो एडवर्ब है उसको आप सब्जेक्ट के बाद यूज कर दीजिए। सब्जेक्ट क्या आपका? ही। क्या किया मैंने? ही सब्जेक्ट के बाद मैंने एडवर्ब लिख दिया, उसके बाद मेन वर्ब लिख दी, उसके बाद सब्जेक्ट लिख दिया, उसके बाद ये दूसरी क्लोज एंटर होगी, व्हेन द लाइट्स वेंट ऑफ। एक ये तरीका है। दूसरा क्या हो सकता है आपको इसके इन्वर्टेड फॉर्म में लिखने का, आप इसको पास्ट परफेक्ट में यूज कर सकते हैं। पास्ट परफेक्ट के लिए क्या करना होगा आपको? डिड को चेंज करना होगा हैड में, राइट। तो हार्डली हैड ही ओपन द डोर, ये मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को आपको किस में चेंज करना होगा? पास्ट परफेक्ट में। सो हार्डली हैड ही ओपन द डोर व्हेन द लाइट वेंट ऑफ। ठीक है, मैं आपको कन्वर्जन नहीं बताऊंगा, हिंदी तो इंग्लिश नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ आपके साथ रूल डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो है ता है, ते है, ती है, ये तो मैं करने वाला नहीं हूँ। सो आई विल सिंपली डिस्कस द रूल्स बिहाइंड दैट, द रीजन बिहाइंड दैट। तो मैं इसको लॉजिकली पढ़ाता हूँ इंग्लिश को, जो लॉजिक इसके पीछे है, ठीक है। तो ये आपके लॉजिक आपको याद करना पड़ेगा। उसके बाद है नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज द सिस्टर एंड द ब्रदर कॉन्ग्रेचुलेटेड डैश ऑन देयर सक्सेस। क्या मतलब है इसका? द सिस्टर एंड द ब्रदर, दो इसमें आपके बंदे हो गए, सिस्टर एंड ब्रदर, तो वन अनदर नहीं होता। दो आपस में जब कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे तो उसमें ईच अदर यूज होता है आपका। तो वन अनदर कहाँ यूज करते हैं आप? यूज इट फॉर मोर देन 2 पर्सन, ठीक है। लेकिन ईच अदर कहाँ? जहां पे दो ही बंदे हो आपके, ठीक है। सो दो बंदे आपस में ईच अदर यूज होगा। वन अदर जहां पे नंबर ऑफ स्पीकर या फिर नंबर ऑफ मेंबर्स बहुत ज्यादा है, वहां पे आप वन अनदर यूज करेंगे, राइट। तो यहाँ पे आप वन अनदर को ड्रॉप करके ईच अदर यूज करेंगे। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही था। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज विल वाइंड अप द सेशन। एनी डाउट? ओके, कोई डाउट? कुछ समझ में आया? अदरवाइज अगर ऐसा लगा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा तो हम कंटिन्यू नहीं करेंगे सेकंड क्लास। बताइए, समझ में आया आपको कुछ? ओके, चलो ठीक है, सेशन एंड करते हैं, कल मिलते हैं। ओके।